हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीके सर अपने यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत करता हूं। तो जैसे कि बेटा अभी तक मैं आपको बता दूं, आज से क्लास में हम लोग कितना पढ़ लिए हैं इनकम टैक्स में और अभी कितना पढ़ना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। जो न्यूमेरिकल पेपर है बेटा, ध्यान समझिएगा। अगर न्यूमेरिकल के पेपर की बात किया जाए तो न्यूमेरिकल पेपर में हम लोग जैसा कि रेसिडेंशियल स्टेटस पढ़ लिए हैं और इसी से जुड़ा हुआ टैक्स लायबिलिटी, इसको पढ़ लिया गया। उसके बाद हम लोग शुरू किए थे हेड्स ऑफ इनकम। क्या शुरू किया गया था बेटा? हेड्स ऑफ इनकम। तो न्यूमेरिकल पेपर में रेसिडेंशियल स्टेटस में, जिसमें आप लोग जानते थे कोई रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है ना, इन सब की गणना करना। रेसिडेंट है तो ओ आर है या एन ओ आर है, इन सब की सिचुएशन में जो है आपको चर्चा कर लिया है, बता दिया हूँ। निवासी स्थित और टैक्स लायबिलिटी में विधिवत, है ना। और न्यूमेरिकल में अगला उसके बाद में शुरू किया था हेड्स ऑफ इनकम। हेड्स ऑफ इनकम में इनकम फ्रॉम, मैंने बताया था कितने हेड्स होते हैं? 5 हेड्स होते हैं। ठीक है, मतलब आप लोग पढ़ रहे हैं तो जो मैं बताना चाहता हूं कि आप लोग कितना पढ़े अभी तक और कितना अभी पढ़ना है, क्योंकि आगे आने वाला जो महीना है क्या पता उसी में एग्ज़ाम हो जाए, ऐसा कुछ सिचुएशन लग रहा है। ठीक है, लेकिन मान के चलो कि केवल 50% की उम्मीद जानो, बस 50% अभी उधर जाएगा अप्रैल में ही, क्योंकि अभी कोई डेट वगैरह आई नहीं है तो कुछ क्लियरिटी है नहीं, है ना। लेकिन आप लोग जो है, हम लोग को क्या करना है, एग्ज़ाम देना है तो हम लोग अपने से प्रिपरेशन समय से पहले बना लें, ये जरूरी होता है। ठीक है, तो मैं आज वही आपसे चर्चा कर रहा हूँ पहले थोड़ी कुछ समय में कि मैंने पढ़ा आपको रेजिडेंशियल स्टेटस में। इसका एक क्वेश्चन आएगा या तो न्यूमेरिकल या तो थियरिकल। अगर थियरी आएगा तो पूछेगा निवासी स्थिति से आप क्या समझते हैं और इसके किन दशाओं में कोई व्यक्ति निवासी होता है या अनिवासी होता है। तो दशाओं को आपको बढ़िया प्रोविजन बताना पड़ेगा और मैं सिखाया हूँ बहुत बेहतर से, आप लोग जानते हैं, है ना। और रिवीजन भी करा दूंगा एक एक क्लास में, अभी एग्जाम के करीब में, परेशान नहीं होंगे आप लोग। और टैक्स लायबिलिटी उसी के अंतर्गत आपको पढ़ाया गया है कि किन करदाताओं के लिए कौन सी आय कर योग्य होती है, कौन सी आय कर योग्य नहीं होती है, इसके विषय मैंने पढ़ा दिया। हेड्स ऑफ इनकम जो बात कर रहे थे, इनके इसमें पढ़े हम लोग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मैं बता दिया हूँ, इसमें जीएबी निकालना पड़ता है ना। अब आप इतना कॉन्सेप्ट पता ही होगा जीएबी कैसे निकाली जाती है, ये सब मैं चर्चा कर लिया हूँ, बच्चे भी समझ में गए हैं। ठीक है, और अगला जो है वो मैं पढ़ा था इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन्स फॉर बिजनेस और प्रोफेशन। ठीक है, व्यवसाय तथा पेशे से लाभ, मैं इस चैप्टर को भी पढ़ लिया हूँ, है ना। इस चैप्टर में जो भी इम्पोर्टेंट्स है मैं आपको उस समय बताया हूँ, उसको पढ़ते रहिए, कुछ इम्पोर्टेंट जो भी निकलेगा मैं उसको आपको समझाऊंगा। ठीक है, प्रॉफिट एंड गेन्स फॉर बिजनेस और प्रोफेशन हो गया। उसके बाद अभी जल्द ही कल मैंने समाप्त किया है कैपिटल गेन। कौन सा चैप्टर समाप्त किए हैं? कैपिटल गेन्स, पूंजी लाभ, इसका भी समापन हो गया है। अब आज हम शुरू करेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी पढ़ लिया जाए। उसके बाद एक चैप्टर और बचेगा, क्या? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ठीक है,
इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। क्लियर हो गया ना? ये 5 हेड हैं, 1 2 3 4 5, ठीक, 5 हेड है न्यूमेरिकल के, यहीं से पूछे जाते हैं, 5 हेड से ही न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। और इन्हीं 5 हेड के, और उसके बाद अभी हम लोग को पढ़ना क्या है, हेड्स ऑफ इनकम मान लो हो जाए, उसके बाद हम जानेंगे GTI पढ़ेंगे, अभी GTI ग्रॉस टोटल इनकम, और उसके बाद NI नेट इनकम, ठीक है। और GTI और NI पढ़ने के लिए हमको डिडक्शंस पढ़ना है। क्या पढ़ना है? डिडक्शंस पढ़ना है। सेक्शन बताया गया है 80 से 80U तक, है ना, ये सेक्शन पढ़ने हैं। तो अभी ये चैप्टर पढ़ने हैं, अभी 2 चैप्टर, ये मान लीजिए GTI मान लो, NI मान लो, डिडक्शंस मान लो, ठीक है। और मैंने थ्योरी में आपको कई चैप्टर पढ़ा दिए हैं। जैसे अगर थ्योरी में देखा जाए तो थ्योरी में हम लोग कई चैप्टर पढ़े हैं। इसमें आयकर इंट्रोडक्शन पढ़ लिया गया है, प्रमुख परिभाषाओं को पढ़ लिया गया है। क्यों भाई? इंट्रोडक्शन हो गया है और प्रमुख परिभाषाएं जितनी भी हैं उसको पढ़ लिया गया है, ठीक है। एग्रीकल्चरल इनकम पढ़ लिया गया है, एग्जम्प्टेड इनकम पढ़ लिया गया है, ठीक है, थ्योरी में। और इधर जो हम लोग पढ़े हैं, अगर आप देखें, आय का मिलान था संकलन, संभवतः ये भी नहीं पढ़ाया गया है। और इधर जो है आपको पढ़ाया गया है असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल पढ़ाया गया है, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी पढ़ाया गया है, कर में छूट या राहत पढ़ाया गया है, TDS पढ़ाया गया है, इनकम टैक्स अथॉरिटी पढ़ाई गई है, ठीक है, पेनल्टीज और अपील भी पढ़ाया गया है। तो ये सब जितने भी थियरिकल चैप्टर है लगभग ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लीट हो चुका है। बस थ्योरी में जैसे डिडक्शन से बचा हुआ है, और कर निर्धारण वाला चैप्टर बचा हुआ है, और GTI और NI बचा हुआ है, ठीक है। तो ये तो भाई न्यूमेरिकल तो है, लेकिन थ्योरी में ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगर ये सब तैयार है तो ये न्यूमेरिकल भी जान लो तैयार है, क्योंकि इन्हीं सबसे यहाँ पर जुड़कर ये बनता है। समझ में आई बात ना? तो इतनी बातें आप जान लीजिएगा हम लोग क्या क्या पढ़े हैं। अब आप धीरे धीरे हमारे वीडियो के माध्यम से रिवीजन करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। कुछ नहीं तो कम से कम न्यूमेरिकल कैसे लगे कैसे नहीं, उस पर आप 1-2 वीडियो अगर ऐसे देखते रहेंगे तब भी आपको काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही जाएगा, ठीक है बेटा। तो आज की क्लास में मैं बता दूं, आज की क्लास में जो मैं शुरू करने वाला हूँ ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। क्या है? इम्पोर्टेंट है, ठीक, स्टार लगा कर रखिएगा। इससे आपके इनकम टैक्स पेपर से कम 40 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी से कम 40 नंबर से क्वेश्चन आएंगे। अब आप लगा पाते हैं या ना लगा पाते हैं आपकी पढ़ाई पर डिपेंड होता है। अब आप हम पढ़ा रहे हैं तो इसमें कहाँ क्या हो सकता है कि आप ना लगा पाए, है ना। जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो 100% आप लगा लेंगे, और बहुत आसान है। बस केवल हर चीज़ का अपना प्रोविजंस आप मेंटेन करेंगे बस, ठीक है। प्रोविजंस मेंटेन रखिएगा, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। कोई आउट ऑफ सिलेबस नहीं जाएगा, ठीक है बेटा। चलो फिर अब शुरू कर देते हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी चैप्टर का क्या नाम है? इनकम फ्रॉम सैलरी, वेतन से आय, वेतन से आय। वेतन से आय का क्या मतलब होता है अभी? तो ध्यान दीजिएगा, वेतन से आय। वेतन आप जानते हैं, कोई अगर एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय जो अपना टाइम देता है, समय देता है, और समय साथ साथ क्या करता है? वर्क, चाहे वो किसी कंपनी में कर रहा हो, चाहे कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा हो या कोई प्राइवेट जॉब हो, कुछ भी जॉब करता है, जो भी अपना टाइम और वर्क देता है उसके बदले में, है ना, ये यहाँ पर इसको क्या होता है? वर्क। तो इसके बदले में उसको क्या मिलता है? रिटर्न मिलता है। रिटर्न मतलब प्रतिफल कह दीजिए, या कह सकते कंसिडरेशन। क्या मिलता है बेटा? कंसिडरेशन। यही कंसिडरेशन क्या कहलाता है? सैलरी कहलाता है, ठीक है। तो सैलरी जो है, वेतन जो है बेटा, वेतन क्या है? वेतन जो है वो आय का एक साधन है। क्या है? मीडियम ऑफ
मीडियम ऑफ इनकम। तो मीडियम ऑफ इनकम, तो इसे क्या कहा जाएगा? इनकम फ्रॉम सैलरी कहा जाएगा। ठीक है, मतलब कहने का ये है, जब कोई नियोक्ता द्वारा ना, जो कोई कर्मचारी, यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है? कर्मचारी निश्चित समय अवधि की वर्क कार्य का योगदान देता है। कहाँ पर? किसी कंपनी में, किसी गवर्नमेंट संस्था में या किसी प्राइवेट संस्था में, तो उस एम्प्लॉय को कुछ निश्चित प्रतिफल दिया जाता है। इसका मतलब क्या होता है बेटा? प्रतिफल। प्रति मतलब कार्य के प्रति, है ना, प्रतिफल दिया जाता है, और यही प्रतिफल क्या कहलाता है बेटा? सैलरी कहलाती है। और सैलरी एक क्या है? इनकम का एक माध्यम है। क्या है? इनकम का एक माध्यम है, और यही माध्यम क्या कहलाता है बेटा? इनकम फ्रॉम सैलरी कहलाता है। बोलो, समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया? समझ में आ गया। इनकम फ्रॉम सैलरी क्या होता है भाई? तो जो इनकम फ्रॉम सैलरी मतलब वेतन के द्वारा प्राप्त आय, वेतन के द्वारा प्राप्त आय। वेतन किसको मिलता है? एक कर्मचारी को मिलता है, एक एम्प्लॉय को मिलता है। अब देखो बेटा, जो एम्प्लॉय होता है, क्या होता है? एम्प्लॉय, ये दो प्रकार के वेतन पाते हैं। कितने प्रकार के? 2 टाइप्स। कंसिडरेशन। ठीक है, 2 टाइप्स कंसिडरेशन मिलता है। एक तो भाई ऑन वर्किंग टाइम, और दूसरा जो मिलता है रिटायरमेंट बेनिफिट, ऑन रिटायरमेंट बेनिफिट्स। ठीक है, तो 2 टाइप्स का हो गया, पहला और दूसरा। कोई भी एम्प्लॉय हो, उसको 2 प्रकार के प्रतिफल मिलते हैं, 2 आधार पर मिलते हैं, 2 टाइम पर मिलता है। 2 टाइप्स ना करके 2 टाइम कर दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। 2 टाइम में मिलता है ना। तो पहला टाइम क्या होता है? ऑन वर्किंग टाइम। दूसरा टाइम क्या होता है? ऑन रिटायरमेंट बेनिफिट्स। तो यहाँ पर अगर कहा जाए तो इनकम फ्रॉम सैलरी जो है 2 चैप्टर में बटा हुआ है। कितने चैप्टर में बटा हुआ है बेटा? 2। एक ऑन वर्किंग टाइम, मतलब कार्य के दरमियान या कार्य संचालन के समयावधि में वेतन से आए, और कार्य से सेवानिवृत्त के बाद प्राप्त होने वाली आय। तो यहाँ पर कार्य के समय कह सकते हैं, कार्य के समय प्राप्त वेतन से आय, और यहाँ सेवानिवृत्त के बाद प्राप्त होने वाली आय। ठीक है, तो अब सेवानिवृत्त के बाद थोड़ा सा सेवा के समय, जैसे किसी भी एम्प्लॉय को क्या मिलता है? बेसिक सैलरी मिलती है। ठीक है, और अलाउंसेस मिलते हैं। मतलब कहने का ये है, इसको यहाँ पर 2 टाइप्स के मिलते हैं। एक आपका ऑन मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी। एक मॉनेटरी टर्म्स में आपको मिलता है वेतन, एक नॉन मॉनेटरी मिलता है। तो मॉनेटरी में जैसे बेसिक पे मिलता है, अलाउंसेस मिलते हैं। अगर कहा जाए इसमें 2 हो जाएंगे, एक आपका दिख रहा है ना, एक आपका बेसिक सैलरी
और दूसरा आपका अलाउंसेस, भत्ते मिलते हैं, मतलब भत्ते मिलते हैं। और इसमें आपको क्या मिलती है बेटा, परक्विजिट्स मिलती है। परक्विजिट्स, परक्विजिट मतलब होता है अनुलाभ, क्या बोलते हैं, अनुलाभ, अनुलाभ, ठीक है। अनुलाभ किस रूप में मिलता है बेटा, सुविधाओं के रूप में मिलता है, सुविधाओं के रूप में मिलता है, सुविधा होती है, परक्विजिट क्या, फैसिलिटीज है। और यहाँ पर आपको बाई मॉनिटरी में आपको बेसिक पे मिल जाता है, अलाउंसेस मिल जाता है। और जो सेवानिवृत्ति के बाद मिलता है बेटा, जैसे इसमें पेंशन हो गया, पेंशन हो गया, ग्रेच्युटी हो गई, ग्रेच्युटी, ठीक है, अब पेंशन हो गई, ग्रेच्युटी हो गई। और आप जानते हैं कि पेंशन, ग्रेच्युटी और जो है आपका पीएफ वगैरह हो गया, है ना, पीएफ मिल रहा है, बोनस मिल रहा है ना। तो इस तरह से सेवानिवृत्त के बाद भी उनको कुछ ना कुछ मिलता है। तो इस तरह से आप जो पढ़ेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी में बेटा, उसको 2 टाइम्स कंसिडरेशन में डिवाइड करेंगे। आपका एक चैप्टर यहाँ पर इसको पढ़ना है, एक चैप्टर ऑन रिटायरमेंट बेनिफिट्स पढ़ने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या शुरू करेंगे बेटा, ऑन वर्किंग टाइम। जब कोई एम्प्लॉई वर्क के दरमियान, कार्य के दरमियान ही कुछ प्रतिफल पाता है तो उससे कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी, पहले हम उसे पढ़ना है। उसके बाद हम ऑन रिटायरमेंट बेनिफिट्स पढ़ेंगे। तो हमको लगभग कुछ नहीं तो कम से कम 20, 25, 30 दिन इसी में लग जाएगा, 20-25, क्योंकि ये एक अच्छा चैप्टर है। तो 20 दिन मान के चलो खींचेंगे, 20 दिन में इसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम इसको कंप्लीट करेंगे, पूरे महीने भर में चैप्टर कंप्लीट होगा, क्योंकि ये बड़ा चैप्टर है, ठीक है। तो समझ में आई ना बात। तो आप आज की क्लास में हमने आपको बताया कि कितना आपको मैंने पढ़ाया है ना, इसको मैंने चर्चा किया। और कौन सा चैप्टर आज हम शुरू किए हैं, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, इसकी भूमिका क्या है इसमें, इसको मैंने पूरा बताया। तो आप जो है साथ साथ आप पढ़िए, इसका नोट्स क्लियर करिए। कोई समस्या है तो कमेंट आपके लिए खाली है, कमेंट कर सकते हैं। और साथ साथ दिए गए दिशा निर्देश का पालन करें और पढ़ाई जोरों तोरों पर लगा दीजिए, ठीक है, क्योंकि अब समय नहीं है। धन्यवाद। पढ़ाई करेंगे आप लोग।